ये अपनी स्क्रीन पे जो आप फाइट देख रहे हैं WWE की ऐसी फाइट है जिसमें लोगों की जान जोखिम में होती है। तमाम ऐसे रेसलर्स यहीं इसी रिंग में चोट खा करके रिटायर हो जाते हैं या फिर तौबा कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे रेसलर्स होते हैं जिनके लिए प्रोफेशन नहीं पैशन है, और उस पैशन के चलते चाहे उनके हाथ पैर टूटे, उनको चोट लगे या कितनी भी बाधाएं आए, वो कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें। आज हमारे साथ सत्येंद्र डागर जी हैं, जिनको जीत रामा प्यार से बोला जाता है क्योंकि वो जीतते रहे और इसीलिए उनका प्यार से नाम रख दिया गया। उनकी फाइट अभी हम देख रहे थे और उनकी कहानी आज सुनेंगे ताकि आप जान सकें कितनी इंस्पायरिंग है कहानी और कितना संघर्ष उन्होंने किया और आगे क्या उनके प्लान्स हैं। तो इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बात करते हैं सत्येंद्र डागर से। WWE के रिंग में आपने दर्जनों बार रेसलर्स को हाथ आजमाते देखा होगा, लेकिन वो टीवी पर। आज हम लेकिन आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे रेसलर से जो भारतीय है, जिसने भारत का नाम रोशन किया है, और जब वो रिंग में उतरता है तो लोग तालियां बजाते हैं। तमाम ऐसे मुकाबले हुए जिसमें जान जोखिम में पड़ गई, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसी कोशिश, ऐसी चाहत कि उसने लगातार भारत के लिए लड़ा और रेसलिंग जैसी चीज के लिए अब आगे भी और कुछ करने वाले हैं, जिससे तमाम जो लोग रेसलर बनना चाहते हैं वो भी बढ़ सके, मौका मिल सके। हमारे साथ हैं सत्येंद्र डागर साहब, जिनको जीत रामा प्यार से लोग कहते हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत में सबसे पहले। और अब आपकी सबसे पहले हम कहानी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। और कहानी बहुत पुरानी है। एक्चुअली कहानी मेरे दादाजी के टाइम से शुरू हुई थी। मेरे दादाजी हमारे एरिया के लोकल रेसलर थे, जैसे पहले पहलवान होते थे, मिट्टी में कुश्ती लड़ते थे। उसके बाद उनके जब मैं पैदा हुआ वो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जहाँ भी हम जाते थे, कहीं भी जाते, कहीं शादी में, किसी फंक्शन में, तो उनके बारे में बहुत सुनते थे। कहीं भी पूछते कि भाई किस गांव से हो, हम बताते कि उस गांव से हैं, बागड़ू गांव है हमारा। तो वो बोलते कि अच्छा वहाँ के रामदिया पहलवान थे, उनको जानते हो? फिर हम बोलते कि हाँ वो तो मेरे दादा थे। तो मतलब ये उनके बारे में बहुत सुन के मन में आया कि पहलवान बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जो आपका शरीर है इतना लंबा चौड़ा, हाँ। ये आपने पहलवान बनने की सोच के बढ़ाया या फिर पहलवान बने इसकी वजह से बढ़ गया? नहीं, पहलवान बना इसकी वजह से ही बढ़ गया। मैं पहले बहुत पतला होता था। कहीं अखाड़ों में गया मैं कई बार सीखने के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में कुछ भी था नहीं सीखने के लिए। तो कई जगह जाना पड़ा, अखाड़ों में गया, लेकिन उन्होंने मेरे को रखने से ही मना कर दिया था कि भाई तू टूट फूट जाएगा हमारे। अच्छा, दुबले पतले थे? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कमाल की बात और भी है कि आपके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है। और रेसलर वेजिटेरियन हो तो उसके लिए तमाम तरीके की मुश्किलें, शरीर को मजबूत बनाना तो मुश्किल होती ही है। माना जाता है कि वेजिटेरियन लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते। दूसरा, ये आप विदेश में इतने लंबे समय तक रहे, तो कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में इंडिया में हमारे जब हम पहलवानी करते थे उस टाइम पे इतना नहीं पता था। सब मोस्टली रेसलर जो होते हैं वो वेजिटेरियन ही थे यहाँ पे, अब खाने लगे। लेकिन जब वहाँ यूएसए गया तो वहाँ सब ने माइंड में ये जरूर डाल दिया कि भाई रेसलर नहीं बन पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, यहाँ सर्वाइव करने के लिए खाना पड़ेगा सब कुछ। तब भी मेरे माइंड में यही था कि भाई मैं WWE छोड़ सकता हूँ, यूएसए छोड़ सकता हूँ, मैं मतलब वेजिटेरियन ही रहूँगा। तो जो लोग इस तरह का इरादा रखते हैं कि जीवन में कुछ मजबूत शरीर के साथ कर पाए, तो वो लोग वेजिटेरियन में कैसे सरवाइव करें? क्या चीज है, आपका राज क्या है? वो क्या वेजिटेरियन में क्या चीज ऐसी जो आपको बल्कि बनाती है, मजबूत बनाती है और इतना स्मार्ट बनाती है? देखिए, जैसा हमने सुना है, आप सबने सुना कि सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो मेरे पापा थे। तो जब मैं रेसलिंग करके प्रैक्टिस करके आता था वो बोलते थे कि दूध पीना चाहिए, प्रैक्टिस करो उसके बाद दूध पियो। तो वो दूध से ही शुरू किया था मैंने। वो धीरे धीरे बढ़ते मतलब 6 लीटर दूध मैं रोज का पीता था। उससे मैंने ये देखा है कि शरीर में जो पावर है वो दिन पर दिन आती हुई महसूस हुई थी कि हाँ भाई जान बढ़ रही है शरीर में, वेट भी बढ़ गया, ताकत भी बढ़ गई, सभी कुछ। मतलब मैं तो अपना अगर बताऊं तो मेरा तो दूध घी है, और घी घर का। और ये रजीम अभी फॉलो करते हैं? ये जो अब इस मुकाम पे हैं, अब क्या आपकी डाइट क्या रहती है? डाइट मेरी यही है, सिंपल। लेकिन अब इतना जैसे वो अपने घर का होता था, अब बाहर वाले पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं इतना। यूएसए में भी मैं रहा हूँ, वहाँ इतना दूध नहीं पिया। हाँ, घी में कोशिश यही था कि एक अटैची में मेरा घी ही जाता था यहाँ से, देसी घी अपने घर का जाता था।
तो दूध मैंने वहाँ पे कम किया, लेकिन फॉलो वही किया, वही डाइट, सिंपल रोटी सब्जी। अब कोशिश की कि वहाँ पे पनीर लेके पनीर के साथ खाए, सब्जियां हैं, कोशिश दिन में देख ढूंढा कि किस में हम प्रोटीन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेकिन सिंपल वही खाना पीना इसके ये रहा। खाने पीने के अलावा एक एथलीट को, एक रेसलर को सबसे ज्यादा जरूरी क्या ध्यान रखना चाहिए? डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो शायद हर फील्ड में ही मेरे ख्याल है कि हाँ, रेसलर के लिए किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करते रहो आप, रोज एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, 2015 तक तो आप भारत में रहे, यहाँ पर एथलीट की तरह आप लड़ते रहे, यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन फिर जब यूएस जाने का इरादा किया तो क्या क्या ख्याल आया बाद में जो WWE में जाने का? क्योंकि खली से पहले कोई गया ही नहीं था और उसके बाद भी कोई नहीं गया। हाँ, हमारा भी यही था। खली से पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम सब जब बच्चे थे यही था कि हम सिर्फ उसको WWE के देख सकते हैं टीवी में, वहां तक जाने का रास्ता क्या है, कोई इंडियन जा सकता है, कुछ नहीं पता था। खली जी के आने के बाद WWE वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया था। वैसे ही उन्होंने पूछ लिया, चंडीगढ़ में था उस टाइम में, तो क्या आप WWE ज्वाइन करना चाहते हो? तो बस फिर बात बढ़ते बढ़ते उनका ट्राई आउट हुआ था दुबई में, वहाँ ट्राई आउट देने चला गया मैं। वहाँ मैं फर्स्ट आया था उनके ट्राई आउट में। कई देशों के लोग उन्होंने बुला रखे थे। अच्छा। वहां से सिलेक्शन हुआ था। वहां से तो भारत से तो बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे, क्या कहाँ चूक कर जाते हैं? जो क्योंकि ये बड़ा मौका आया होगा आपके सामने, और उससे भी पहले बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे होंगे। कोशिश जो वो ट्राई आउट होता है उनका, वो बहुत हार्ड होता है WWE का। उनका तकरीबन 3 दिन का ट्राई आउट होता है, और उसमें तकरीबन शायद 7-8 घंटे एक दिन का वो ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे मैं अपना ही बताऊं, कई देशों के उन्होंने 40 से 45 एथलीट वहाँ पे आए हुए थे, तो 7-8 घंटे, तीसरे दिन सिर्फ हम 12 बचे हुए थे। उनका ट्राई आउट ही उनसे पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद इंडिया में भी हुआ था। अच्छा, जो एस्पायरिंग लोग हैं, जो चाहते हैं जाएं, थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या कोशिश करते हैं, क्या वहाँ ट्रायल क्या होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, किस तरह से कंपटीशन होता है? वो हर चीज़ देखते हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे थे, हम बॉडी की ही बात कर रहे थे, तो WWE में हर चीज़ देखते हैं कि वो फिजिकल फिट है, स्टेमिना भी होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सारी चीज़ें वो देख के, और जब कोई उस पर खरा उतरता है तो वो WWE में लेके जाते हैं। जब आपको पहली बार मौका मिला, ये जाहिर सी बात है आपके लिए तो बड़ा मौका था ही, भारत के लिए भी बड़ा मौका था, तो वो किस तरह का दिमाग में था? क्योंकि उससे पहले बहुत सारी लड़ाइयां आप लड़ चुके होंगे, फाइट कर चुके होंगे, लेकिन वैसा डर, वैसा संकोच नहीं होगा। क्या आपके मन में चल रहा था? नहीं, मन में जैसा आपने बताया ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बहुत सालों से मैं रेसलिंग कर रहा था। मैं हिंद केसरी कई बार रहा हूँ, और कई बार हाँ, तो मैं नेशनल में भी 12 बार तकरीबन नेशनल चैंपियन रहा हूँ। तो वो सब उनमें आदी था मैं रेसलिंग का। लेकिन वहाँ जो हम देखते हैं वो बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म था। जैसे आपने बताया कि माइंड में ज़रूर था कि भाई किस तरह चोट लगने के, इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेरे से ज़्यादा मतलब घर वालों को ज़रूरी ये था कि भाई वहाँ तो जैसे देखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा, तो मतलब यही बात करके कि भाई कुछ तो करना ही है, अब जाना मौका मिला। कितने सालों में आप सैकड़ों फाइट्स कर चुके हैं। जी बिल्कुल। शरीर का कोई हिस्सा बचा है जो जिसपे चोट ना आई हो? नहीं, शायद मेरे हिसाब से मेरे शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं है जिसपे चोट नहीं है। पसलियाँ टूट चुकी हैं, शोल्डर हैं, घुटने का तो ऑपरेशन भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। तो कैसे उसके बाद कैसे रिगेन करते हैं, कैसे अपने आप को फिर से खड़ा करते हैं कि जिसमें हाथ पैर भी टूटे जा रहे हैं, ऐसी कोई मतलब जो कमाई जिसके लिए जाते हैं और दूसरे खेलों में वैसी कमाई भी नहीं, क्या चीज एनर्जी देती है आपको? नहीं, कमाई तो खैर है बहुत, एनर्जी मतलब हमें यहाँ पे, मेरे को 2005 में जब मैं यहीं था तभी मेरे घुटने की पहली सर्जरी हुई थी। तब डॉक्टर ने मेरे को बता दिया था कि भाई तू आज के बाद रेसलिंग नहीं कर पाएगा। उसने टीवी में दिखा दिया था कि ये प्रॉब्लम है और ये ठीक होगी नहीं। लेकिन मेरे माइंड में शुरू से ये था कि रेसलिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो बस मैंने तो वो सर्जरी हुई थी मेरे ख्याल 15 दिन बाद मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया था सर्जरी होने के बाद दोबारा। फिर अच्छा, जब आप अमेरिका गए तो उस वक्त आप जो है नॉन वेजिटेरियन थे नहीं, आपको अंग्रेजी आती नहीं थी, आपके पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट था नहीं, और एकदम नए थे इस फील्ड में वहां के लिए, तो कैसा रहा वो संघर्ष? क्योंकि आपने जगह सिर्फ ना अपनी बनाई बल्कि आपने उसमें मौजूद भी रहे और तमाम जो फाइट्स हैं उसमें जीते भी। हाँ बिल्कुल, शुरू का अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल था वो सफ़र, क्योंकि यहाँ से जाके जैसा आपने बोला कि इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी। मैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन वहाँ पे वो ढूंढना ही बहुत मुश्किल था कि प्योर वेजिटेरियन हम ढूंढे कहाँ से खाने के। हर चीज़ में वहाँ पे नॉन वेज खाया जाता है। फिर कल्चर बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर था सब कुछ। अब कोई बात भी करे तो हम बात भी नहीं कर सकते किसी से, क्या बात करनी है, क्या पूछना है किसी से। तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़े दिन के लिए तो मैं ये बताऊँ कि मेरे ख्याल 1-1.5 महीना मैंने सिर्फ दूध पिया, केले खाए, ब्रेड वगैरह खाए, ऐसे ही काम चलाया। तो मेरी वाइफ है कनाडा में, वो आए थे वहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा उन्होंने खाना वाना बनाना मेरे को सिखाया।
तो जब तो थोड़ा सा रह गया। शुरुआत में जब आप कम्युनिकेशन में दिक्कत आती होगी तो कोई जरा इंटरेस्टिंग वाकया बताइए जब आपको बड़ी मुश्किल हुई हो या फिर बड़ा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ हो। इंटरेस्टिंग तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर हम किसी की लैंग्वेज समझ ही नहीं रहे हैं तो वो कुछ बोल रहा है, वो अब मान लो कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं देख रहा हूँ उसके मुंह की तरफ, या हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, कुछ पूछ रहा है और मैं उसको ऐसे सुन रहा हूँ कि मुझे कुछ बता रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब मजाक भी बनता था शुरू में वहाँ पे, और मुझे खुद भी फील होता था कि यार मतलब, लेकिन अब जो पता ही नहीं था तो क्या करें, तो फिर उस पर कंसंट्रेट किया कि भाई इंग्लिश सीखनी है थोड़ी बहुत, इतना सीखा धीरे धीरे वहाँ पे रह के, अच्छा। तब जाके ठीक हो पाया सब। तो कभी किसी ने कोई ऐसा बुरा बर्ताव तो नहीं किया क्योंकि बात ही नहीं समझ रहे हैं, खा ही नहीं रहे वैसा, और इंडिया से आ गए हैं, लोगों के अंदर होता ना कि नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, हमारी भाषा भी नहीं बोल रहे हैं, हमारे तौर तरीके भी नहीं जानते हैं, तो कभी कोई ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा इतना गलत नहीं हुआ, लेकिन हाँ जैसे मजाक मजाक में होता रहता था, वो बोलते कि यार तू झूठ बोलता है, तू खाता होगा, या बिना खाए तो बन ही नहीं सकता ये। तो मैं बोलता था कि यार तुम, वहाँ का एक ट्रेंड है कि मंडे को तुम आते हो, जितने भी रेसलर थे मंडे को यहाँ आते ही तुम बोलने लग जाते हो, ऐसा होता है आई एम टायर्ड, मगर मेरे मुंह से सुना है कभी आई एम टायर्ड कभी? तो उनको धीरे मैं मतलब प्राउड से बोल सकता हूँ कि मेरे को देख देख के 4-5 WWE के रेसलर भी हैं जिन्होंने खाना छोड़ दिया। अच्छा, वेजिटेरियन। यानी कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जितनी एनर्जी पाते हैं उससे ज्यादा वेजिटेरियन पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग तो मंडे को और आप एकदम हमने कभी मेरे को आज तक नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि वेजिटेरियन लोग ज्यादा एनर्जी से सकते हैं। जैसे ये मिथ है वैसे एक और मिथ भी है कि WWE की जो फाइट्स होती हैं वो फेक होती हैं, उसमें खून, चोट, गिरना, उठना, पटकना सब फैब्रिकेटेड होता है। हाँ, क्या है? बिल्कुल ये मैंने भी बहुत सुना है कि वो सब नकली होता है, खून नकली होता है, सब कुछ। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ कि वो कुछ भी नकली नहीं होता है, वो सब कुछ रियल होता है। क्योंकि हम जो टीवी पे फिल्में देखते हैं वो शूटिंग होती है, एडिट करके बनाई जाती हैं, लेकिन जो WWE के जो मैच होते हैं वो हम जो टीवी पे देखते हैं वो एक अलग है, लेकिन 15,000-20,000 दर्शकों के बीच में होते हैं, उनके सामने लाइव चल रहा होता है। वो ना तो कुछ एडिट कर सकते हैं, ना ही कुछ उनको झूठ मूठ दिखाया जा सकता है, सभी कुछ रियल होता है वो। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि हमारे लाइव अभी तक देखे बहुत कम है, क्योंकि यानी जितनी भी फाइट होती है सब असली होती है, सब उसमें कहीं कोई बनावट नहीं होती। नहीं कोई बनावट नहीं। अच्छा, रेसलर होने के बहुत सारे फायदे हैं, सेलिब्रिटी होने के जैसे बहुत फायदे हैं, वही सेलिब्रिटी रेसलर होने के बहुत फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी होते होंगे। क्या नुकसान आपको झेलने को मिले? मतलब मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो पहले ही इवेंट पे हुआ था। पहला WWE का इवेंट, मेरा डेब्यू मैच इंडिया में ही हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, दिल्ली में। तो उसके बाद मैं पहले की तरह ऐसे ही अपने दोस्तों को बोल दिया, घर वालों को, कि तुम यहाँ पे 3 नंबर गेट पे गाड़ी ले आओ, मैं यहीं से आ जाऊंगा, घर चलूंगा। मैं होटल में नहीं गया था, जैसे वो WWE के रेसलर होटल में जा रहे थे, तो मैं घर चलूंगा। बस मैं थोड़ा सा निकला था, वहाँ अंधेरा था, किसी ने देख लिया, इतने सारे लोगों ने फोटो लेने के लिए मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे, सब कुछ। मतलब पहले दिन ही पता लग गया था कि भाई क्या क्या आगे होने वाला है, कितना इनका नुकसान होने वाला है। आपकी तो वैसे भी फैन फॉलोइंग बहुत होगी, यूएस में भी, बाहर भी। कभी कोई ऐसा वाकया हो जब फैन थोड़ा सा, कोई आपका कोई जो मुरीद हो, जो आपका फैन फॉलोइंग हो, उनमें से कुछ 4 कदम और आगे बढ़ गया हो, उसने कोई ऐसी हरकत कर दी हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी। एक तो यार दोस्त भी होते हैं साथ में, और फिर एक रेसलर के साथ कोई नहीं सोचता इतना कुछ करने की, खुद का भी हो जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज और है, रेसलर्स को देख करके दिमाग में आता है कि कोई भारी भरकम विशालकाय पहलवान जैसा आदमी जो देखते ही किसी को मार देगा, उठा के पटक देगा, लेकिन आप स्मार्ट हैंडसम तो है ही हैं, लेकिन आपके चेहरे पे भी एक सौम्यता। तो क्या ये जब लड़ते हैं, जैसे कई बार टीवी पे दिखाते हैं कि चेहरे को बड़ा खूंखार दिखा रहे हैं, उसकी एंट्री बड़ी जबरदस्त दिखा रहे हैं, तो ये चीज मायने रखती है दर्शकों के मन में, या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो लोग, उनके मन में रखती है कि जब ऐसा कोई स्मार्ट डिफरेंट टाइप का आदमी इस तरह के रिंग में उतरे तो क्या फर्क दिखता है? नहीं, देखिए रेसलिंग में 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक बेबी फेस बोलते हैं इसको, वो हीरो होता है, एक विलन होता है। तो ये ज्यादा जो ये होते हैं विलन टाइप के होते हैं, इनको थोड़ा सा फेस वेस का वो करना पड़ता है। जो हीरो होता है वो नेचुरल, उसको अपनी स्किल दिखानी, अपनी फाइट दिखानी है। सौम्यता जो आप बात कर रहे हो, शांत मन को रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस तरह से अपनी टेक्निक लेनी। जब तक हम शांत नहीं रहेंगे, हम नहीं सोच पाएंगे कैसे हमने अपनी टेक्निक चलानी है। वो विलन है, उसने सोचना कुछ नहीं, उसने टेक्निक नहीं, उसको माइंड में ये रहता है। अच्छा, कैसे रोल प्ले करना होता है कि हीरो की तरह ही काम करना है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए कैसे, क्या मतलब, क्या दिमाग में पहले से तय होता है कि ऐसे करना है इनको, आपको कैसे करना? जो जैसा होता है उसको, जैसे फिल्मों में है कैरेक्टर दे दिए जाते हैं, किसी को लगे कि हाँ भाई हम इसको हीरो बना सकते हैं, किसी को लगे कि हम इसको विलन बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही वहाँ पे कैरेक्टर दिए जाते हैं।
किसी को हीरो, किसी को विलन, किसी को कॉमेडी, जिसके जैसे स्किल्स होती हैं। तो आपको वैसे भी हीरो जैसे लगते हैं, वहां इतना हुआ है, उसके बाद इंडिया फिर से वापस आए हैं, कभी फिल्मों में ट्राई नहीं किया? नहीं, ट्राई कभी नहीं किया, ऑफर कई सारे आए हैं, अभी तक भी आते हैं, लेकिन ना तो कभी टाइम मिला। WWE के साथ था तब भी काफ़ी सारे ऑफर आए, लेकिन वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा हम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी अभी यहाँ हम अपने यहाँ पे शुरू करने की सोच रहे हैं कि रेसलिंग के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ, वो उसके बारे में बात करेंगे कि आप आगे लोगों को बढ़ाने के लिए कंपनी और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको जो जब ऐसे मौके फाइट के मिलते होंगे, उसके बाद बहुत सारी चोटें आती होंगी, बहुत दिन तक आपको इलाज करना पड़ता होगा, आराम करना पड़ता होगा, तो उसके बदले में जो आपको हासिल होता है एक पैशन के अलावा, जो मॉनेटरी गेन होता है, क्या लगता है कि भारत के रेसलर्स को या विदेश के रेसलर्स को इतना मिलता है कि जिसके लिए वो अपनी जान दांव पे लगा दें? देखिए, वैसे अगर मिलने की सोचे तो मेरे ख्याल इतना तो कुछ भी पर्याप्त नहीं होता है कि जिसके लिए जान भी दांव पे लगाई जाए, क्योंकि जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पैशन होता है कुछ करने का। फिर जैसे हमारे हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ की ऑडियंस है, जो यहाँ की फैन फॉलोइंग है रेसलिंग के लिए, वो मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी। मैंने हर जगह मैच खेल के देख लिए। आपने क्रिकेट के लिए भी देखा, आपने जो दीवानगी यहाँ के फैंस में होती है ना, मतलब इमोशनल कनेक्शन होता है यहाँ का लोगों से, तो वो जहाँ उनकी ताकत, वो प्यार वो मिलता है ना, फिर ये लगता है कि यार चोट वोट है, इंजरी है, ठीक हो जाएंगी सारी, कोई बात नहीं, हमें करना है, देश के लिए करना है, देशवासियों के लिए करना है, वो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं फिर जान के। तो ये जो दीवानगी भारतीयों में है रेसलर्स को देखने की, फाइट देखने की, लेकिन वो दीवानगी रेसलर्स के रूप में नहीं दिखती। मतलब जितनी जनसंख्या 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इक्का दुक्का कोई निकल गया तो निकल गया। तो क्या लगता है, क्या वजह है कि फैन फॉलोइंग इतनी, इच्छा इतनी, इंटरेस्ट इतना, लेकिन लोग नहीं निकल पाते? मेरे को लगता है कि इतने मौके नहीं मिलते, इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। गांव के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक गांव से हूं, तो वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी शहरों में भी स्टेडियम बनने लगे, लेकिन जैसे मैं अपने ही बताऊं कि मैं सोनीपत का होते हुए मैं चंडीगढ़ जाके मैंने रेसलिंग स्टार्ट करनी पड़ी थी। इतनी कमियां रहती। हाँ, अभी आप एक प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने संघर्ष से आगे बढ़े, लेकिन जो लोग हैं काबिल और संघर्ष उनको कम करना पड़े, एक कंपनी खोलने जा रहा है जिसमें लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें लोगों को सिखाएंगे भी शायद, और बाहर भी ले जाएंगे। क्या है वो आइडिया, क्या है पूरा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं वहाँ था तो मेरे पास बहुत लड़कों के मैसेज आते हैं, यहाँ से भी बात करता हूँ मैं, तकरीबन बात करने की कोशिश करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ, कई बार लाइव भी सबके साथ बातें करता हूँ। यहाँ भी देखे रेसलर, मतलब यहाँ के जो हमारा यूथ है, जैसा आपने जान पे दांव लगाने की बात करी, तो वो ऐसे हैं कि मतलब उनको मौका मिल जाए तो वो जान भी दांव पे लगा सकते हैं इस चीज के लिए। लेकिन उनको हाँ जुनून इतना है, लेकिन मौका कहीं नहीं मिलता है। तो वही चीज मैंने माइंड में थी कि भाई वो चीज वहां पे है। और एक चीज WWE के जो दर्शक हैं, WWE USA के बाद इंडिया में दूसरे नंबर पे देखा जाने वाला गेम है प्रोफेशनल रेसलिंग। तो इनके लिए करने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं। तो माइंड में आया कि भाई यहीं क्यों नहीं शुरू किया जाए कुछ, कि जैसे यहाँ इनको। तो ऐसे जो इंस्पायरिंग लोग हैं उनके लिए आप अपना एक कंपनी खोल रहे हैं जिससे उन लोगों को मौका मिल सके। ऐसे लोगों को क्या आप सलाह क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आ सकें, कनेक्ट कर सकें, आपसे मिल सकें, या आपके जरिए या आपके जैसे लोगों के साथ शामिल होकर के आगे बढ़ सकें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी वर्षों से यहाँ पे हैं, करना चाहते हैं, WWE एक ही अभी तक एक ही टारगेट होता है, कितना भी करें कि WWE में जाना है, लेकिन कोई इक्का दुक्का ही जा पाता है वहाँ तक, हर कोई नहीं पहुँच पाता। तो ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, बहुत कुछ बड़ा लेके आ रहे हैं अपने देश के लिए, सभी रेसलर्स के लिए, सभी रेसलिंग के फैंस के लिए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल जो एक हर रेसलर को देख करके मन में आता है, जिस तरह का रिस्क, जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की चोटें, अकेलापन भी कई बार लगता होगा, इलाज करा रहे हैं, पड़े हुए हैं अस्पताल में, उधर बाहर लोग वाह कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर क्या बीत रही पता। कभी ऐसा ख्याल आता है कि यार क्या कर लिया हमने, हमारे साथ मुश्किल हो गई, शरीर टूट गया, या कभी आता है कि प्लेयर के तौर पे कि हम नहीं, इसको नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा बहुत बार आया, एक दो बार नहीं, बहुत बार आया। मेरी लाइफ मतलब स्ट्रगल से भरी ही रही है शुरू से ही। यहाँ रेसलिंग करता तब से बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। और ये आप सही बोल रहे हो कि इंजरी में आदमी अकेला होता है ऐसे टाइम में। तो बहुत सारी रातों को, मतलब कई बार एक टाइम ऐसा था कि कुछ पहलवान ऐसे थे जो यहाँ पे रेसलिंग करते थे मेरे साथ, मैंने उनको हराया भी है, वो ओलंपिक में खेल रहे हैं और मैं वहाँ पे उनको बैठ के टीवी पे देख रहा हूँ। तो मतलब रोने का, जब बहुत बार रोता था मैं बैठ के, अकेला ही होता था उस टाइम पे कि भाई मैं उस लेवल का हूँ और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको एक चीज इसमें ये लगती है कि इसमें सिस्टम का भी थोड़ा फेल्योर है या उनकी कमी रह जाती है? क्योंकि सरकार अगर चाहे या मान लिया कोई सिस्टम चाहे तो ऐसे लोगों को बहुत प्रमोट कर सकता है। बिल्कुल, सिस्टम का मैं इतना ये फेल्योर ये मानता हूँ कि जब तक जैसे यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं,
अगर कोई रेसलर है कोई या कोई भी खिलाड़ी है किसी भी गेम का है, वो कंटिन्यू अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सब पूछते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है या तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी गेम में या चोट लगी, उसके बाद उसको पूछने वाला कोई भी नहीं होता है उस टाइम। ऐसे जैसे WWE है, वहाँ पे हमें चोट भी लग जाती है किसी रेसलर को, 1 महीना कई बार 1 साल भी बाहर रह जाते हैं, तो उसके बावजूद भी वो टेक केयर करते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ जरूरी है, वो होनी चाहिए कि भाई खिलाड़ी अगर आज इंजर्ड है तो उसको संभालने के लिए उसको दोबारा से सूरज चढ़ रहा है तब तक लोग पूछ रहे हैं, सब पीछे पीछे अंधेरे हैं, में गए फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन इन सब से पार जो निकल करके आगे बढ़ता है, मेरे ख्याल से वही संघर्षों में आगे बढ़ता है। और ये जो रेसलिंग का प्रोफेशन है, इसको आप प्रोफेशन की तरह ही देखते हैं कि लोग प्रोफेशन तरह देखें, या कोई और चीज की जरूरत होती है जिसकी वजह से आगे बढ़ सकता है? प्रोफेशन और पैशन दोनों ही चीजें बोलूंगा मैं, क्योंकि अब पहले तो पैशन ही था, उसके बाद अब ये प्रोफेशन बन गया। अब हमें पता है कि हम जहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो हमारा जुनून है करने का, उसका हमें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है, हमें सुपरस्टार भी बन रहे हैं, तो वो प्रोफेशन भी हो गया और पैशन भी है। दोनों चीज़ें हैं कि मतलब ये नहीं है कि पहले की तरह कि भाई हम सिर्फ जुनून है, उसके बाद मिलेगा कुछ नहीं, वाह मिलेगी या कुछ नहीं। अब पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है। ये सत्येंद्र डागर साहब की कहानी आप सुन रहे हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे रेसलर बने, यहाँ एथलीट की तरह खेला, फिर उसका विदेश गए, वहां पर संघर्ष किया, भाषा से लेकर के बातचीत, खाने पीने, हर चीज में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा और दूसरे लोगों के लिए भी यहाँ पर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि कंपनी खोले, लोगों को मिलाए और ताकि वो भी आगे बढ़ सके। सत्येंद्र जी, सबसे ज्यादा जरूरी एक रेसलर के लिए क्या है कि अगर वो सोचे कि हमको रेसलर बनना है, तो सबसे पहले उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रेसलर के लिए। एक तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है जी। और मतलब एक माहौल, जो सर्कल जो होता है किसी भी गेम के लिए, जो बचपन में जो बच्चा होता है उसका माहौल जैसा होगा ना, वो वैसा ही बनेगा। ये पेरेंट्स को लिए भी देखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे का सर्कल कैसा है। जैसा माहौल होता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद बच्चा वैसा बनेगा ही बनेगा। वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रेसलर को। और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू मेरे ख्याल एक्सरसाइज करते हुए 25-30 साल हो चुके हैं, डेली करते हुए, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आजकल ऐसा होता है कि हमें 3 दिन में या 10 दिन में रिजल्ट चाहिए होता है, वो नहीं मिलता, हम साइड हो जाते हैं। वो नहीं, अपना टारगेट जो बना लिया उस पर कंटिन्यू करते रहो, मिलेगा जरूर। यानी लगातार प्रयास करते रहो, प्रयास करने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, वो मिलेगा। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये आप सत्येंद्र डागर साहब की जो कहानी सुन रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। एक छोटी सी जगह से तमाम संघर्षों के साथ, जहां कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, सरकार का सपोर्ट नहीं, लोगों का सपोर्ट नहीं, अपने दम पर उन्होंने रेसलिंग को पैशन बनाया और शुरू की, अपनी शुरुआत की। उसके बाद अमेरिका गए, वहां 7-8 साल रहे, सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, सैकड़ों फाइट्स में वो जीते हारे, चोटें लगी, लेकिन फिर भी अपने पैशन को जिंदा रखा। ये पैशन जो आपका है, ये अब कन्वर्ट होने जा रहा है आपके बिजनेस कम पैशन कम सपोर्ट सिस्टम के रूप में, ताकि और भी लोग आगे बढ़ें। क्या वो क्राइटेरिया अभी तय हो पाया है जिससे कि लोग आप तक आ पाए, या फिर अभी प्लानिंग की फेज में है, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता? नहीं, अभी ऑलमोस्ट वैसे हो चुका है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो तकरीबन सभी कुछ हो चुका है, बड़ी जल्दी ही सबके सामने आएगी वो चीज़। चलिए सत्येंद्र जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बातें बताई वो लोगों को इंस्पायर करने वाली तो ही है, लेकिन रास्ता भी दिखाती हैं। दूसरी बात ये है, जो आप दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी चीज है, और इससे बहुत से लोगों को रास्ता मिलेगा और वो आगे कुछ कर पाएंगे और इस पैशन को जिंदा रख पाएंगे। हमारे श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।